तो मैं एक बैच का डिसेक्टर था और उस वक्त से ये एक फैशन बन गया है कि मतलब अगर मैं मोटा हूँ तो मुझे ये सर्जरी करनी चाहिए ताकि मैं एक सर्टन सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस है उस पर भी पूरा उतरूँ मैं। स्टूडेंट था, तो उस वक्त क्या करते थे हम, पता है, डेटाबेस को और डेटा लेने के लिए और लिटरेचर को रिव्यू के जाना क्या होता करते था, थे, हम जर्नल को जो है ना ढूंढने पड़ते थे, फिजिकली जाके लाइब्रेरीज में जो है ना मुश्किल काम सारे टू से लाइब्रेरियंस को रिश्वत दे के जो है ना वहाँ पे जर्नल वो हमारे निकालते थे। स्टूडेंट्स किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट से कम नहीं है, बता दूं। रादर मैं कहता हूँ कि बहुत सारे नेशन से हम अच्छे हैं। यूथ या फिर यंग डॉक्टर्स दे फील डिसअपॉइंटेड सर। जो करंट हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके बाद जैसी ग्रेजुएशन हो जाती है तो यहाँ पे जो हाउस जॉब या फिर ट्रेनिंग का माहौल है कि मैं खुद या मेरे स्टूडेंट्स या मेरे जूनियर्स वो टेक्नीशियन बन जाएं, ठीक है। आई वांट देम टू बी साइंटिफिक डॉक्टर्स। मतलब लोग आपको चाहते हैं सर इसलिए इस तरह कहते हैं। कोई एक एडवाइस जो आप यंग डॉक्टर्स को देना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो खराबी यहाँ पे आ जाती है, जब आपके पैसा नहीं होगा तो आप किसी सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते हैं। ये सर विल द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक सर्जरी टेक द फ्यूचर ऑफ डॉक्टर्स? आप जो है ना, शाप बैठा हुआ है, शाप की जरूरत नहीं होगी और एआई आके सब। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज फॉर गॉड सेक सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट यूज न करें। तीसरा ये है कि इस ऑपरेशन के बाद जो है ना कैंसर लग जाता है। आखिरी क्वेश्चन आपने बहुत ज्यादा बेटर क्वेश्चन किया, सॉरी फॉर दैट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर शाहाब इकबाल। हाजिर हुआ हूँ सेलिब्रिटी डॉक्टर्स पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ। आज के जो हमारे मेहमानी खसूसी है या जो हमारे स्पीकर है वो बहुत ही जाने माने मशहूर और आप सब उनको जानते हैं, हमारे टीचर हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि हमारे टीचर्स के टीचर है। और जब भी बेरियाट्रिक सर्जरी या फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात आती है तो सर का जो नाम है वो हमेशा टॉप पे आता है। सबसे पहले तो मैं सर थैंक यू सो मच, आपने जो टाइम निकाला है अपनी बहुत ही कीमती वक्त से। मैं पहली क्वेश्चन की तरफ आऊँगा सर। क्यों आए आप सर्जरी में सर? बहुत सारे लोगों के मोटिवेशन है आप या आइडियल डॉक्टर है आप या आइडियल सर्जन है, आपकी अपनी मोटिवेशन क्या थी सर इस फील्ड में आने के लिए और क्यों आपने सर्जरी फील्ड स्पेसिफिकली चूज किया? थैंक यू सो मच शाब, बुलाने का और टाइम देने का बल्कि बहुत शुक्रिया। और आज अहम टॉपिक्स पे बात करने के लिए एक दफ़ा दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक ये बात है कि मैं सर्जरी को मैंने क्यों चूज़ किया और इस फील्ड में क्यों आया, उसके पीछे मोटिवेशन क्या थी और क्या फोर्सेस थे जिसकी वजह से मैं इस फील्ड में आया, तो थोड़ा सा मैं बता दूँ बैकग्राउंड हिस्ट्री। मेडिकल स्कूल के ज़माने से जो है ना, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के ज़माने से एक आपको पता है कि मेडिकल कॉलेज में डिफरेंट बैचेस होते हैं और फिर एक बैच में एक डिसेक्टर होता है जो डेड बॉडी को डिसेक्ट करता है और उसके जो है डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको एनाटॉमी जो है ना उसको एक्सप्लोर करता है। तो मैं एक बैच का डिसेक्टर था और उस वक्त से एक शौक था या आप कहते हैं कि एक क्यूरियोसिटी थी कि भाई जो जो नेचुरल आर्ट है, जो अल्लाह ताला की मखलूक है, जो एनाटॉमी इसको एक्सप्लोर करना, डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को, एम्ब्रियोलॉजिकल प्लान्स को और बॉडी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने का जो एक शौक पैदा हुआ। एक तो ये मोटिवेशन थी। उसके बाद जब इंटर्नशिप के पे आई बात, इंटर्नशिप में मुख्तलिफ फील्ड्स में इंटर्नशिप की, लेकिन जो सर्जरी की बात थी उसमें एक दूसरी मोटिवेशन मिली मुझे। मरीज़ आता था सीवियर पेन के साथ, अपेंडिक्स के पेन के साथ, पेरिटोनाइटिस के साथ, किसी और पेन के साथ, उसका प्रोसीजर हो जाता था और उसमें जो प्रिसीजन होती थी और जो क्विक रिस्पांस होता था और पेशेंट के पेन रिलीफ हो जाता था, मुसीबतों में कमी आ जाती थी और वो खुशी खुशी दुआएं दे के चले जाते थे घर। तो वो एक दूसरी मोटिवेशन थी कि भाई जो क्विक रिलीफ मिलता है मरीज़ को और जो अच्छा रिस्पांस मिलता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स और मराहिल थे जिस चीज़ ने मुझे फैसिनेट किया। खासकर कुछ खास टीचर्स के नाम मैं बताऊंगा कि उस वक्त मेरे जो सुपरवाइज़र थे प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद खान साहब, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें, उनके साथ काम किया तो वो एक और मोटिवेशन थी मेरे पास। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर कमर जमान साहब और इसमें बहुत सारे हमारे टीचर्स थे जिनका जो आर्टिस्टिक वर्क ने मुझे इस फील्ड में आने के लिए मजबूर किया। सही सर, थैंक यू सो मच सर इतना डिटेल से बताने के लिए। ये बताइएगा सर, अगर कोई फर्स्ट टाइम सुन रहा है बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट टू दैट पर्सन इन शॉर्ट टर्म्स, या मतलब जनरल इंट्रोडक्शन आप इस फील्ड के हवाले से किस तरह देंगे उनको? और सर एक
कॉमन क्वेश्चंस इसके हवाले से और भी है। लोग ये समझते हैं सर कि नाउ अडेज ये एक फैशन बन गया है कि मतलब अगर मैं मोटा हूँ तो मुझे ये सर्जरी करनी चाहिए ताकि मैं एक सर्टन सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस है उस पर भी पूरा उतरूँ मैं, और इससे मैं लाइक शॉर्ट अल्फाज में एक फैशन ट्रेंड बन गया है। और दूसरी बात यह है कि हम कब ये प्रोसीजर के बारे में सोच सकते हैं ऑर्गेनिकली कि एक बीइंग अ डॉक्टर हमें एक पेशेंट को ये एडवाइस करना है कि आपने इस प्रोसीजर की तरफ आना है। जी, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया साहब आपने। देखें, बैरियाट्रिक सर्जरी या मेटाबॉलिक सर्जरी या मोटापे की सर्जरी जो है ना, वो टोटली एस्थेटिक सर्जरी नहीं है। ये बिल्कुल फैशन और के लिए ऑपरेशन नहीं है, ये किसी के को खूबसूरत दिखने के लिए ऑपरेशन नहीं है। हाँ, उसके साथ-साथ बंदा स्मार्ट हो जाता है, खूबसूरत दिखता है, अच्छा लगता है, तो इसका एक मैं कहूँगा कि एक साइड इफ़ेक्ट है। जी सर। लेकिन बुनियादी तौर पे एक एस्थेटिक ऑपरेशन बिल्कुल नहीं। एस्थेटिक बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो हमारे कोलीग्स प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। इसको हम मेटाबॉलिक इसलिए कहते हैं, इसके साथ-साथ बहुत सारे जो सिस्टमिक बीमारियाँ होती हैं वो मुंसलिक होती हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों की तकलीफ़, सीने की तकलीफ़, बांझपन, कार्डियक इलनेसेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसकी वजह से होती हैं। तो हम बेसिकली जो ऑपरेशन करते हैं इसीलिए करते हैं कि ये इन बीमारियों से जान छूट जाए, मुस्तक़बिल में जो है ना क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाए, और जो कोमॉर्बिड्स होते हैं जो एज अ होल मरीज़ के लिए बज़ाते खुद ठीक भी, और उसके सारे मुआशरे के लिए जो है ना वो एक बोझ बनता है। मतलब कि अगर किसी को शुगर लग जाए तो वो सारे ख़ानदान के लिए बोझ होता है, किसी को ब्लड प्रेशर फालज हो जाए तो वो सारे ख़ानदान के लिए बोझ है, सिर्फ उस मरीज़ के लिए नहीं है। तो इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए तो टोटली इसको जो है ना कॉस्मेटिक ऑपरेशन या एस्थेटिक ऑपरेशन न समझा जाए। ये एक ज़रूरत है हर इंसान की जो इस बीमारी में मुब्तला है, और इससे जान छुड़ाना और इससे छुटकारा हासिल करना ये उसका बुनियादी हक है। तो एक ज़िमनी बात इस सिलसिले में मैं करता हूँ कि कुछ हमारे जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफिस के लेवल पे, और ख़ासकर जो इंश्योरेंस पॉलिसी बनाते हैं या सेहत कार्ड पॉलिसी बनाते हैं, वो बैरियाट्रिक सर्जरी को टोटली एस्थेटिक साइड पे डाल देते हैं, एस्थेटिक साइड पे, और उसको जो मेन इंश्योरेंस या सेहत कार्ड प्रोग्राम या कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो है ना उससे निकाल देते हैं। तो खुदारा पॉलिसी मेकर्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल की जाए, इसके बारे में पढ़ा जाए, एक्सपर्ट से राय ली जाए, और इसको एस्थेटिक और जो कॉस्मेटिक ऑपरेशन से निकाल के ज़रूरत वाले ऑपरेशन के लिस्ट में डाल दिया जाए, तो मेरे ख्याल में आम आवाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सही। सर, जिस तरह मैंने इससे पहले क्वेश्चन में पूछा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको फैशन के लाइन पे लेके जाते हैं, फिर कुछ पेशेंट इस तरह होते हैं जिनको ऑर्गेनिकली इसकी ज़रूरत होती है, उनको कोमॉर्ब्स होते हैं लाइक स्लीप एपनिया, हाइपरटेंशन और इस तरह की इनफर्टिलिटी, इस तरह की चीज़ें होती है। तो सर वो लोग कुछ मिथ्स होते हैं इस बैरियाट्रिक सर्जरीज के हवाले से, तो वो फिर डरते हैं और वो फिर लाइक दे डू नॉट ऑप्ट फॉर इट। कुछ कॉमन मिथ्स अगर आपको इस हवाले से एक्सप्लेन करने हो और आप वो दूर करना चाहते हैं ऑडियंस की कि ये चीज़ इस तरह नहीं होती, ये इस तरह होती है। जी, एक तो बात आपने जो कही कि गलत पोर्ट्रे किया जाता है, कुछ हमारे साइड से भी, कुछ पेशेंट्स के जो मिथ्स और उनके जो मिसकंसेप्शन के बुनियाद पे भी। मिसकंसेप्शन जो पेशेंट्स एस्पेक्ट से मैं बता दूं तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि कॉस्मेटिक ऑपरेशन, ये कॉस्मेटिक ऑपरेशन है, जो मैंने बता दिया, एक्सप्लेन किया कि ये गलत है, ये कॉस्मेटिक ऑपरेशन बिल्कुल नहीं है। दूसरा जो मिथ है इसके बारे में कि ये गैर ज़रूरी ऑपरेशन है, इसको नहीं करना चाहिए। टोटली एक ज़रूरी ऑपरेशन है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है इससे, और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होता है। तीसरा ये है कि इस ऑपरेशन के बाद जो है ना कैंसर लग जाता है, ये भी एक बहुत ज़्यादा गलत मिसकंसेप्शन है या मिथ है। ऐसी कोई रिसर्च आर्टिकल नहीं है, ऐसा कोई तहकीक नहीं है जिसमें बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद इंसिडेंस ऑफ कार्सिनोमा या स्टमक कार्सिनोमा या किसी भी इंट्राब्डोमिनल कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ, कुछ ऐसे नेशंस हैं, आपको पता है कि जापानीज़ और कुछ ऐसे नेशंस हैं जिसमें वैसे भी कैंसर, स्टमक कैंसर कॉमन होता है, तो उसमें इससे कैंसर के चांसेस कम भी नहीं होते हैं, तो उनमें हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, एक कहते हैं कि बैरियाट्रिक सर्जरी नहीं करना, इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हैं। इस मिथ के साथ भी मैं इत्तेफाक नहीं करता। कॉम्प्लिकेशन हर एक ऑपरेशन के होते हैं। जो कॉम्प्लिकेशन बाकी ऑपरेशनों के साथ रिलेटेड हैं, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, टॉन्सिल या कोई भी ऑपरेशन ले लें,
उतने ही कॉम्प्लिकेशन के चांसेस इसमें भी है, बल्कि मैं कहता हूँ कि इसमें कम है, क्योंकि ये लेप्रोस्कोपिकली किए जाते हैं ये ऑपरेशन। और बाकी ऐसा कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है जिससे बंदा बहुत ज़्यादा डर जाए। आवाम के लिए ये पैगाम है कि ये कोई डरने वाला ऑपरेशन नहीं है, ये एक लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन है, पेट काटने वाला ऑपरेशन नहीं है, आसान तरीके से होता है और रिकवरी टाइम बहुत कम है और बंदे की जो है ना वो रिकवरी बैक टू लाइफ जो है ना वो बहुत आसानी से होता है। जो आखिरी मिथ जिसको मैं कहूँगा वो यह है कि ऑपरेशन के बाद अक्सर लोगों के वज़न फिर बढ़ जाते हैं, इसका क्या फ़ायदा? जी, बिल्कुल वेट रीगेन जिसको हम कहते हैं जी, एक दफ़ा आपने प्रोसीजर कर लिया, कुछ ख़ास हद तक आपका वज़न कम हुआ, लेकिन किसी ख़ास टाइम के बाद साल, 2 साल, 3 साल के बाद दोबारा वज़न बढ़ जाता है। जी, बिल्कुल हैं, चांसेस हैं इसके, लेकिन ये चांसेस अगर 20%, 30, 50% होते, तो ये ऑपरेशंस बैन हो जाते हैं दुनिया में। इसके चांसेस जो है ना 5% से कम हैं और उसके लिए भी हल मौजूद हैं, रेमेडी मौजूद है, ऐसा नहीं कि उसका भी हल नहीं है। सिर्फ इसी वजह से कि 5%, 2%, 1% चांस है कि वेट रीगेन हो जाए, इसलिए सारे ऑपरेशन के ख़िलाफ़ बोलना या इस ऑपरेशन को गैर ज़रूरी करार देना या इसको बहुत ज़्यादा मुज़र करार देना, ये मेरे ख़्याल में अक़लमंदी या दानिशमंदी नहीं होगी। सही। सर, इसकी बायोलॉजी और साइंस की तरफ आते हैं सर। एक सेट पॉइंट थ्योरी है और अकॉर्डिंग टू दैट लाइक ह्यूमन कैन नॉट लूज द वेट कंटिन्यूसली। एक सर्टन लिमिट है, उसके बाद वो नेचुरली वेट लूज नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारी इवोल्यूशन हुई है सर उस हिसाब से लाइक स्टारवेशन या करंट सिचुएशन पे जिस तरह फूड अवेलेबल है या जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशंस है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक बंदी के नेचुरली वेट लूज करना या फिर उस तरह डाइट करना। उसके साथ सर एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट का, कि लाइक मैं कैलोरीज इतनी इन करूँगा तो उस हिसाब से अगर मैं उसकी एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दूँ या जितनी मैं खाना खा रहा हूँ उस हिसाब से मतलब एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दूँ, तो इससे अगर मेरा BMI लेट्स सपोज 40 प्लस भी है तो वो कम हो जाएगा। इज़ दैट पॉसिबल सर? सेट पॉइंट थ्योरी और ये जो कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट वाली बात है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखें, इस तरह होता है कि ये जो मोटापा होता है या ओबेसिटी होती है, इसके लिए कोई ख़ास एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि जिसको हम लेबल करें कि यही एक फैक्टर है और इसको करेक्ट किया जाए तो ये ओबेसिटी ख़त्म हो जाएगी। ये मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें, और जब मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हों तो उन सब फैक्टर्स को करेक्ट करना, उनको एक जगह पे लाना और उसको रेक्टिफाई करना और फिर उसके नतीजे में वेट कम करना, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल होता है। लेकिन ये तब होता है जब बियॉन्ड सर्टेन लिमिट आपका वेट बढ़ जाए। मतलब है कि इसमें 2 किस्म के पैरामीटर्स हम लेते हैं, एक इसको हम BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, जो आपके वज़न और आपके कद या वेट हाइट का जो तनासब होता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिसको हम कहते हैं परसेंट बॉडी फैट, जो आपके जिस्म के अंदर हमारे जिस्म के अंदर 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, फैट होता है, मसल होता है, बोन्स होते हैं और वाटर होता है। जी सर। तो उसमें जो फैट का मिकदार किसी खास हद से बढ़ जाए तो उसको एक पैरामीटर हम समझते हैं। तो जिस तरह आपने जिक्र किया कि वज़न जो है ना वो नेचुरल तरीके से कम नहीं होता है, नेचुरल तरीके से कम होने के बहुत सारे चांसेस हैं, लेकिन उन लोगों में चांसेस हैं जिनका वज़न थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, 10 kg ज़्यादा हो, 12 kg ज़्यादा हो, जिनका BMI 25, 26, 28 तक हो, मैक्सिमम 29 तक हो तो ठीक है, या परसेंट बॉडी फैट जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो उसमें तो चांसेस हैं आप उसको कम कर सकें। लेकिन जिन लोगों का BMI 40 से ऊपर हो गया है, जिनका परसेंट बॉडी फैट 44, 45% से फीमेल में ऊपर हो गया है, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि उसको आपको बेस लाइन पे लेके आए उसको, तो उसके लिए ये सारे तरीके नाकाम हो जाते हैं। फिर दूसरी बात ये कि जितने भी हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज हैं वेट रिडक्शन के, मतलब कि डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, टैबलेट हो गए, इंजेक्शंस हो गए, बलून्स हो गए, इस तरह की चीज़ें, ये सारे टेम्प्रेरी मेजर्स हैं और ये परमानेंट सोल्यूशंस नहीं है। लेकिन इंजेक्शन जब तक लगाते जाओगे तो हो सकता है कि आपका 10%, 5%, 10% वेट कम हो जाए। अगर डाइट करते हैं तो उसके नतीजे में कुछ खास वज़न कम हो सकता है। इस तरह बाकी जो चीज़ें हैं, लेकिन ये कि वो जो ही वो जो कोशिश वो ख़त्म होती है, दोबारा आपका वेट बढ़ता है और फिर उसी लेवल पे नहीं रुकता है, फिर उससे भी बढ़ जाता है जो पहले मकदार था। सही सर। सर, इससे पहले आपने कॉम्प्लिकेशंस की बात की सर, मैं ये चाहता हूँ सर उसके ऊपर हम अलग से थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे। ये सर सक्सेस और सेफ्टी आउटकम्स के ऊपर बात अगर हम करें तो सर ऑल ओवर द कंट्री या पूरी दुनिया में जो बेरियाट्रिक सर्जरी की सक्सेस के रेट्स है परसेंट वाइज, उस हवाले से क्या कहेंगे? आउटकम ज़्यादा है इस प्रोसीजर्स की? देखें, इसमें हम चंद ही लोग हैं पाकिस्तान में जो बेरियाट्रिक सर्जरी को प्रैक्टिस करते हैं।
बदकिस्मती की बात है कि हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है, जी सर। ठीक है, कंट्री वाइड डेटाबेस नहीं है या इवन हॉस्पिटल बेस भी नहीं है। दूसरी बात ये कि अभी हमने कि हमारी एक मेटाबॉलिक सोसाइटी जो पाकिस्तान के लेवल पे बनी है POMSS के नाम से, और इनकी इंटरनेशनल जो अटैचमेंट और कोलैबोरेशन है विद एफसो के साथ। तो हमारी ये कोशिश है उस प्लेटफॉर्म से कि हम सब लोगों को इस पाबंद बनाएं कि अपने जो केसेस हैं, अपने पेशेंट्स हैं, उनका डेटा हमारे साथ नहीं, हमारे एक सेंट्रलाइज उसका डेटा शेयर करें, और उसके बेसिस पे बहुत सारे हमें आउटकम का पता चल जाएगा, हमें उनकी कम्प्लिकेशन का पता चल जाएगा, और इसके नतीजे में जो रिसर्च वर्क है वो आसानी हो जाएगी। ऐसा कोई इज्तिमाई तौर पे नहीं है, हर एक बंदे को अपने अपने डेटा उसके बारे में पता है। कम्प्लिकेशन की बात जहाँ तक की, तो मेरे ख्याल में जो हमने अपने लेवल पे और अपने हॉस्पिटल के बेसिस पे जो स्टडी की है और जो आपने पब्लिश करवाएं, तो कम्प्लिकेशन तो ज़रूर होती हैं, और कम्प्लिकेशन का रेशियो जो है ना वो मैं कहता हूँ कि एक्सेप्टेबल रेशियो है उसका, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ही है। कम्प्लिकेशंस को ज़ीरो पे लाना जो है ना, ये एम होता है हर एक एकेडमिक सोसाइटी का और एक सर्जन का। तो मेरे ख्याल में हमारा भी ये एम होना चाहिए कि हम ज़ीरो पे लाएं। अगर ज़ीरो पे ना ला सके तो पॉसिबल मिनिमम लेवल पे लेके आएँ, तो मेरे ख्याल में आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। सर कॉम्प्लिकेशंस की आपने बात की, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस अगर हम यहाँ पे मेंशन कर ले ऑडियंस के लिए, और उसके साथ ये बताइएगा सर, अगर कोई पेशेंट लेट्स सपोज बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद वेट लूज करना शुरू कर देता है, तो फिर वो लिमिटेड सपोज वो फैट्स के बाद अब उसने मसल लूज करना भी शुरू कर दिया, तो हाउ वुड वी नो दैट, हाउ वुड वी रिकॉग्नाइज दैट एंड हाउ वुड वी स्टॉप दैट? ओके, एक्सेलेंट क्वेश्चन। देखें, एक बात तो यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि कम्प्लिकेशन क्या है। हम जो है ना, सोशल मीडिया का ज़माना है, हम मरीज़ों को अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि आ जाओ हमारे पास, और ये कोई कम्प्लिकेशन नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत कम्प्लिकेशन ज़रूर है इनके। और कम्प्लिकेशन सबसे मैं अगर मेंशन करूँ तो शॉर्ट टर्म कम्प्लिकेशन की बात आपने की, मतलब कि हम मैदे का ऑपरेशन करते हैं, मैदा कोई बीमार तो नहीं है उस मरीज़ का, ठीक ठाक मैदा है उसको, और हम लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन करते हैं, स्टेपलर यूज़ करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो सब अपने कोलीग्स को, अपने दोस्तों को जो बेरियाट्रिक सर्जरी को प्रैक्टिस करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट यूज़ न करें। ह्यूमन लाइफ का क्वेश्चन है, ये कोई बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं। अच्छा, तो हम अगर स्टैंडर्ड की चीज़ें यूज़ करें तो कम्प्लिकेशन के चांसेस कम होंगे इंशाल्लाह। तो एक सबसे पहला कम्प्लिकेशन तो ब्लीडिंग हो जाती है, खुदा ना खास्ता हम पेशेंट को दोबारा प्रोसीजर के लिए लेके जाते हैं, या लीक हो जाता है। सबसे वन ऑफ द ड्रास्टिक कम्प्लिकेशन वन कैन हैव। एक कम्प्लिकेशन ये है कि जिस मकसद के लिए हमने ऑपरेशन किया, वेट लूज़ करने के लिए, वो मकसद हमारा हल नहीं हुआ, 3, 4, 5 केजी वज़न कम हुआ, उसके बाद कम ही नहीं हुआ, या बहुत ज़्यादा हमारे टारगेट से भी नीचे आ गया, ठीक है, BMI बहुत ज़्यादा लो हो गया, उसके साथ माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया मरीज़, या एक दफ़ा वेट लूज़ करके दोबारा वेट रिगेन किया। ये बड़े बड़े कम्प्लिकेशंस हैं, और इससे हम डरते हैं और इनको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, और इनकी रेमेडीज़ भी हैं, और इनके लिए इनका सोल्यूशन भी ज़रूर मौजूद है। छोटे मोटे कम्प्लिकेशंस, नाज़िया होती है, वॉमिटिंग होता है, टेम्परेचर हो, बुखार हो, डंपिंग सिंड्रोम कहते हैं हम इसको, कि खाने के बाद थोड़ा सा पेशेंट का BP कम होना या शुगर कम होना, ये बातें जो है ना ये मैनेजेबल होती हैं, और इनका सोल्यूशन मौजूद है। दूसरी बात आपने की कि ऐसा ना हो कि मरीज़ वज़न लूज़ कम कर जाए और हमें पता ना हो। बेरियाट्रिक सर्जरी वाहिद एक ऐसी फील्ड है, वाहिद नहीं, वन ऑफ द फील्ड मैं कहूँगा, इसमें डॉक्टर के साथ राब्ता बिल्कुल आप लूज़ नहीं कर सकते हैं, वो डॉक्टर के साथ मुसलसल राब्ते में रहना चाहिए, और मॉनिटरिंग इसमें ज़रूरी है सर। इसमें मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी लेवल पे भी। आजकल ज़माना इस तरह है कि कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया है, व्हाट्सएप पे राब्ता, ईमेल पे राब्ता, बाकी किसी भी सोर्सेज से राब्ता करें, और जो सीरियल जो रिकमेंडेड जो फॉलोअप विजिट्स हैं उसको बाकायदगी से जो है ना वो करें, तो हमें बर वक्त पता चलेगा कि अगर वो बंदा फैट की बजाय मसल लूज़ कर रहा है, तो मसल लूज़ हम कभी नहीं ला चाहते हैं। कुछ ना कुछ हद तक तो मसल लूज़ कर जाते हैं। मैं एक कैटेगरी के लिए बता दूं यहाँ पे कि कुछ परसेंटेज तो वेज, लेकिन वो जो थ्रेशोल्ड से नीचे अगर मसल लूज़ करेगा तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होगी, और उसकी हेल्थ जो सिस्टम जो है ना वो ख़राब होंगे। मसल जो है ना वो तो आपके इम्यून सिस्टम है, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो टाइम पे उसको आइडेंटिफाई करें और टाइम पे उसको ट्रीट करें, तो मेरे ख्याल में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। Sir, since you are one of the pioneers of bariatric and laparoscopic surgery, especially KPK में सर जब भी नाम आता है इन दो टर्म्स का, तो आपका नाम हमेशा टॉप पे आता है। सर, इस तरह का कोई यूनिक एक्सपीरियंस, आप ज़ाहिर है सैकड़ों हज़ारों पेशेंट्स आपने अब तक मतलब ट्रीट किया है माशाल्लाह, और आते भी है कंटिन्यूसली। यू आर करंटली प्रैक्टिसिंग ऑलमोस्ट 4 to 5 हॉस्पिटल्स, अब इस्लामाबाद में भी जा रहे हैं सर।
तो सर कोई इस तरह का यूनिक केस जो आपकी मेमोरी में आ रहा हो, जिसको लाइक वो पेशेंट यूनिक हो, उसको या तो ज़्यादा फ़ायदा हुआ हो, या आप कह रहे हैं कि इस प्रोसीजर से उसको कुछ एक यूनिक सा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है कि जो मुझे पूरी लाइफ याद रहेगा, इस तरह कुछ? जी, इससे डॉक्टर साहब आप बहुत सारे ऐसे मौके थे या बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को जिनको रिमेंबर कर सकते हैं कि जी कुछ यूनिक सा वाक़या हो गया है। लेकिन ये कि कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो इम्प्रिंट रह छोड़ देते हैं पीछे आपके उसमें। तो एक बात उसके सिलसिले में एक बात कर दूँ कि मरीज़ की सेफ्टी जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। सर्जन्स को की कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो प्रोसीजर से पहले उस पेशेंट की वेल प्रिपरेशन करें, और प्रोसीजर में जो है ना वो उसको कंसिस्टेंसी के साथ, कंसंट्रेशन के साथ और एंड्योरेंस के साथ उसको परफॉर्म करें, और दरमियान में कंसंट्रेशन उसका लूज़ ना हो, टेम्पर लूज़ ना हो। बाकी डिसीजन मेकिंग अगर चेंज करनी हो तो उसमें जो है ना वो कॉम्पिटेंट हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं। मैं एक पेशेंट के बारे में बता दूं कि भाई वो हमने ऑपरेशन किया उसका, और ऑपरेशन के बाद ही लॉस्ट फॉलो, ठीक है ना। तो ज़ाहिर बात है कि वो होती है कि भाई तशवीश होती है कि भाई ये मरीज़ कभी कभी हम भूल भी जाते हैं हम। तो आफ्टर अ ईयर ही केम टू मी, और वो मैंने देखा तो कंडीशन बिल्कुल उसकी अच्छी नहीं थी, और रिसेंट की बात है, मेरे ख्याल में कोई 4-5 महीने पहले की बात है। हाइपोप्रोटीनीमिया में चला गया था, डिमेटस था, बॉडी उसकी फूल चुकी थी, और इस दरमियान में 1 साल का अरसा शायद गुजर चुका हुआ था उस ऑपरेशन में के बाद। तो हम बिल्कुल टोटली जो है ना वो कहते हैं कि बंदे के पाँव के नीचे ज़मीन फिसल जाती है कि भाई ये क्या हुआ, अभी ये रिवर्सिबल है या नहीं है, ये जो डैमेज हो चुका है इसको हम रिवर्स कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से हमने उसको जो है ना देख मैं बता रहा हूँ कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। तो हमने डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के स्पेशलिस्ट को अप्रोच किया, न्यूट्रिशनिस्ट को अप्रोच किया, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को, नेफ्रोलॉजिस्ट को हमने कंसल्ट किया उसमें। तो टाइम के साथ साथ उसकी रिकवरी हो गई, और जब आपका मरीज़ रिकवर हो जाता है और आपकी एफर्ट जो है ना वो उसका नतीजा निकल आता है, तो बंदे को एक इनर खुशी होती है, और जो थकावट, जो टेंशन, जो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस से गुजरे हैं वो उसमें रिलीफ आ जाता है। जी सर, एग्जैक्टली। सर एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया है ओजेम्पिक और वगैरह जैसे ड्रग्स हैं। इस हवाले से अब ये भी कहा जा रहा है कि दे आर कम्पीटिंग विद द बैरियाट्रिक सर्जरी। हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट सर? ये रियल में है इस तरह का? जी बिल्कुल, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी ये एक फैक्ट है, और ये अच्छा फैक्ट है, ठीक है। बिल्कुल अवेलेबल है। GLP-1 एनालॉग पहले हमारे पास था, अब GLP GIP दोनों एनालॉग्स आ गए जो यूरोप और अमेरिका और मिडिल ईस्ट में काफ़ी सालों से प्रैक्टिस हो रहे हैं। मैं इसको एक थ्रेट नहीं समझता बैरियाट्रिक सर्जन के लिए, मैं इसको एक एडजंक्ट समझता हूँ। हमारे साथ हेल्प करते हैं ये सारी चीज़ें। मतलब कि देखें, वही मैं बता रहा हूँ कि हमारे कुछ सर्जन्स ऐसे हैं, बैरियाट्रिक सर्जन जो ज़्यादा इंथुजियास्टिक होते हैं, और वो अनइंडिकेटेड सर्जरी की तरफ चले जाते हैं, और अनइंडिकेटेड सर्जरी आप करें तो कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा होता है। तो जिसको हम क्लास 1 ओबेसिटी कहते हैं या बॉर्डर लाइन केस कहते हैं, वो तो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हैं फॉर एज लॉन्ग एज बैरियाट्रिक सर्जरी इज कंसर्न। उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और क्लास 1 ओबेसिटी से नीचे आ जाते हैं मरीज ठीक हो जाता है। कोमार्बिड्स की जो ट्रीटमेंट आती है, हाइपरटेंशन, शुगर, बाकी चीज़ों के जो है ना ट्रीटमेंट की बात आती है, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल है। हमारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट दोस्त जो है ना काफ़ी प्रिस्क्राइब करते हैं, और इससे बहुत सारे मेटाबॉलिक कंडीशन ठीक हो जाते हैं। शुगर के हवाले से खासकर बात करूँगा। कभी कभी ये होता है कि हमारे मरीज़ जो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद, और उनका वेट जो है सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक नहीं होता, और मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, और मेरे बहुत सारे सीनियर कुलीग्स का एक्सपीरियंस भी है कि अगर उनको हम इन मेडिकेशन पे डाल दें तो उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, पोस्ट बैरियाट्रिक पेशेंट में रिस्पांस बहुत अच्छा होता है। तो मेरे ख्याल में ये तो हमारे लिए हेल्प करते हैं ये इंजेक्शंस और ये मेडिकेशन जितने भी हैं, और ये कोई थ्रेट नहीं है। जिन लोगों को बैरियाट्रिक सर्जरी की डेफिनेट इंडिकेशन है वो रहेंगे, और उनमें बैरियाट्रिक सर्जरी इंडिकेटेड होगी, और जिनको बॉर्डर लाइन केसेस होंगे, वैसे भी जो कंट्रोवर्शियल है उनमें बैरियाट्रिक सर्जरी, उनके लिए अगर इन मेडिकेशन की तरफ हम लेके जाएं तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। सर फाइनेंशियली इनमें कोई कंपेटेबिलिटी हम देख सकते हैं जो मेडिकल है या जो सर्जिकल है? जी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की बात आपने की। जाहिर बात है कि करीब मुल्क है हमारा, और बहुत से लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। देखिए, एक साइड पे जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ कि जी
बैरियाट्रिक सर्जरी या मेडिकेशन दोनों पे आपके कास्ट आता है, ज़ाहिर बात है। तो वो जी कास्ट इफेक्टिव है कि नहीं है। तो मैं अगर इस सिलसिले में लोगों को ये अर्ज़ करूँ कि जी आप एक पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहे हैं डायबिटीज़ के लिए, पर डे कितना कास्ट आता है, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर कितना कास्ट आता है, उसके मुकाबले में अगर वन टाइम अगर उस पर इन्वेस्ट करें तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कास्ट इफेक्टिव है। जहाँ तक आपने बात की कास्ट इफेक्टिवनेस कंपैरिजन बिटवीन मेडिकेशन और बैरियाट्रिक सर्जरी, मेडिकेशन ज़ाहिर बात है कि अब हमारे लोकल फर्म्स भी हैं जो मेडिकेशन तैयार कर रहे हैं और इफेक्टिव ड्रग्स तैयार कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो काफ़ी कास्ट इफेक्टिव है। लेकिन मैं बता दें कि मुकाबला नहीं है कोई बैरियाट्रिक सर्जरी और उसका, कास्ट वाइज भी नहीं। हाँ, एडजंक्ट टू बैरियाट्रिक सर्जरी बिल्कुल, उसमें कास्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, ज़ाहिर बात है, लेकिन ये कि आउटकम उसका अच्छा होता है। सर आपने स्टार्ट में भी बात की एक गुड सर्जन के हवाले से। क्वेश्चन ये है सर कि व्हाट सेपरेट्स अ गुड एंड ग्रेट सर्जन फ्रॉम दी बैड वन, या जो आम सर्जन होता है। दूसरी बात यह सर, आप मोटिवेशन है बहुत सारे यंग डॉक्टर्स के लिए, मेरे लिए स्पेशली। सर किस तरह आप अपनी जो आपकी अपनी लॉन्ग ड्यूटी आवर्स होते हैं या जो आपकी अपनी कमिटमेंट होती है उसको किस तरह बैलेंस लेके जाते हैं? आखिरी क्वेश्चन आपने बहुत ज़्यादा बेटर क्वेश्चन किया, सॉरी फॉर दैट। वर्क लाइफ जो मिसमैच होता है वो हमेशा होता है डॉक्टरों में, स्पेशली सर्जन्स में होता है। बैड और वर्स तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन किसी सर्जन की कैपेसिटी को कर ले, जी हाँ बिल्कुल, किसी सर्जन की या किसी डॉक्टर की कैपेसिटी को परखने के लिए जो पैमाना होता है वो उसका पेशेंट आउटकम होता है, ज़ाहिर बात है। आउटकम दोनों किस्म का होता है, बैड एंड वर्स, बैड एंड गुड दोनों हो सकता है, और सर्जन को सीखना चाहिए दोनों आउटकम से। अगर उसने कोई अच्छा आउटकम दिया तो उसका से भी सीखना चाहिए, और जो बैड आउटकम हुआ है उससे भी सीखना चाहिए। जहाँ तक बात होती है कि अच्छा सर्जन, तो मेरे ख्याल में ये एक तो बात ये है कि ये स्किल है, और स्किल्स जो है ना, मेजॉरिटी ऑफ द स्किल्स जो है ना उसमें आपके उसका एप्टीट्यूड का बहुत बड़ा रोल होता है। आपके रुझान किस तरह, मतलब कि बाज़ लोग होते हैं कि जी उनका रुझान सर्जरी की तरफ होता नहीं है, उनके एप्टीट्यूड में नहीं है, उनके इनबाउंड नहीं है, वो गॉड गिफ्टेड नहीं है, क्यों आप उस तरफ लेके जाते हैं? तो सबसे पहले जो उसको परखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा वही खुद होता है, जो परखता है, जो डिसाइड करता है कि मुझ में एक कैपेबिलिटी है या नहीं है। फिर उसके पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग होते हैं, टीचर्स होते हैं, पीयर्स होते हैं, दोस्त होते हैं, जो सब कलेक्टिवली ये डिसाइड करते हैं कि आप में ये रुझान है या नहीं है, एक बात। दूसरी बात है कि आपकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने किसके साथ ट्रेनिंग की है और कौन आपका मेंटोर है, और आपकी ट्रेनिंग किस माहौल में हुई है। तो ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको एक अच्छा और कंपेरेटिवली लेस अच्छा, मैं कहूँगा, सर्जन बनाती है। फिर उसके बाद एक ये जो फील्ड है ये कंटिन्यूस लर्निंग का फील्ड है। कंटिन्यूसली जो है ना, वो ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, हमेशा इनोवेशन के साथ चलना पड़ता है। यू नीड टू हैव एन इनोवेटिव इंसाइट इनसाइड यू। आप जो है ना, जो मॉडर्निज्म है, जो चीज़ें, न्यू इक्विपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू कंसेप्ट आते हैं, उनके साथ फेमिलियर होना पड़ता है, उनको अडॉप्ट करना पड़ता है, नो मैटर हाउ मच सेक्रीफाइस यू आर सपोज टू डू फॉर दैट। तो ये कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। कोई ऐसा लम्हा नहीं है, कोई ऐसी एज नहीं है, कोई ऐसा ओहदा नहीं है, कोई ऐसा स्किल का एक लेवल नहीं है कि आप कहें कि जी मैं कंप्लीट हो गया हूँ, इसके बाद मुझे कुछ सीखने की या कोई लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे ख्याल में जो डॉक्टर ये समझने बैठा है कि बस मैं तो अल्टीमेट हो चुका और मैं जो सब चीज़ें थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो मेरे ख्याल में इट्स एंड ऑफ हिज प्रोफेशनल लाइफ, मैं ये लेवल करूँगा उसको। सही सर, इसी क्वेश्चन के साथ कंसर्न अगर एक दूसरा क्वेश्चन है सर, ज़्यादातर यूथ या फिर यंग डॉक्टर्स दे फील डिसअपॉइंटेड सर। जो करंट हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसके बाद जैसी ग्रेजुएशन हो जाती है तो यहाँ पे जो हाउस जॉब या फिर ट्रेनिंग का माहौल है, ओवरऑल देखे सर ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ज़्यादातर डॉक्टर्स बाहर जाना चाहते हैं। इवन हमारे कंसल्टेंट्स ये रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आपको बाहर जाना चाहिए। तो क्या समझते हैं सर, स्पेसिफिकली जिस कंट्री को हम बिलोंग करते हैं या जो हमारे लोग आसपास है, अपने लोग हैं, ज़्यादातर काबिल तरीन लोग बाहर चले जाते हैं सर। बाहर भी अगर लेट सपोज कोई बंदा सर्जरी में जाना चाहता है तो वो उसको लेट सपोज अगर मैं स्टेप्स कर लूँ तो मुझे फेलोशिप पे भी उधर वो मैचिंग नहीं मिलेगी। सर इस हवाले से क्या कहेंगे कि ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स जो कि ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं ब्रेन ड्रेन करके बाहर चले जाते हैं, उधर फिर फैमिली मेडिसिन में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या वो बस कंप्रोमाइज़ ही कर लेते हैं। तो जो सिस्टम एक नए यंग ग्रेजुएट को रिसीव कर रहा है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है सर। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में थोड़ा सा मैं अर्ज़ ये करूँ कि जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं ब्रेन ड्रेन
मैं इसको ब्रेन ड्रेन नहीं कहूँगा। अच्छा देखें, हमारे मज़हब का एक हिस्सा है कि आपको इल्म हासिल करने के लिए एनी एक्सटेंट तक जाना चाहिए आपको, ठीक है ना? स्किल आप लर्न करें, आप इल्म हासिल करें। वो मज़हबी इल्म नहीं कहा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो कोई भी इल्म कहा है उन्होंने कि उसके लिए आप मतलब कि एग्ज़ाम्पल दिए, मतलब कि उस वक़्त चीन था या सीन था, जो कुछ भी था उसका मुख्तलिफ उसके वो हैं लेकिन आपको तो ये कोई मना नहीं है कि आप दुनिया में कहीं भी जाएँ और आप लर्न करें, आप एजुकेट करें अपने आप को, आप स्किल सीख के आएँ। मेरे ख़्याल में मैं इस सेंस में लूँगा कि हमारे लोग जो बाहर जा रहे हैं वो पैसा कमाने के लिए नहीं जा रहे हैं। वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के जा रहे हैं, अपने इल्म को इम्प्रूव और अपनी क्वालिफ़िकेशन को इम्प्रूव करने, तो ये एक अच्छी काविश है। जी, बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है कि बस सब लोगों को बाहर जाना चाहिए और यहाँ पे कोई सिस्टम डेवलप ना करें हम, और हम इस तरह धरे के धरे रह जाएँ और हाथ पे हाथ रख के जो है ना बैठ जाएँ। बिल्कुल हमें अपने सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम के साथ कंपैटिबल बनाना चाहिए। तो फिर बहुत सारे, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोग ऐसे वो ऑप्ट करेंगे। ज़ाहिर बात है कि मैं खुद आप या आप खुद भी ऑप्ट करेंगे कि आपके होम टाउन में या आपके अपने मुल्क में जो है ना ऐसी कोई फैसिलिटी होती है तो आप क्यों जाएँगे बाहर? मैंने शुरू में कहा कि आपका एम कभी नहीं, प्राइमरी एम कभी नहीं होगा आप पैसा कमाएँ। उस सिस्टम को जो है ना ठीक करने के लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। आप सबसे पहले आपके जो है ना पॉलिसी मेकर्स आते हैं, गवर्नमेंट मशीनरी आ जाती है, फिर हमारे अपने डॉक्टरों के लेवल पे जो है ना जो ब्यूरोक्रेसी में कहूँगा या एस्टेब्लिशमेंट में कहूँगा, एक कम्पैक्ट ब्यूरोक्रेसी है डॉक्टर्स की, जो हो सकता है सम ऑफ देम वो इन्हें न चाहें कि सिस्टम इम्प्रूव हो जाए। फिर एज इंडिविजुअल्स हम भी जो है ना, हमें कुछ बहुत सारी कोताहियाँ हैं। तो मेरे ख्याल में ये कलेक्टिव लेवल पे जो है ना, किसी एक बंदे से एक्सपेक्ट करना है, किसी एक इदारे से एक्सपेक्ट करना है, किसी एक गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करना है कि वो सब कुछ ठीक करेगा, ये सही एटीट्यूड नहीं होगा मेरे ख्याल में। तो कलेक्टिवली हम इस सिस्टम को वो करने की कोशिश करें। और इस सिलसिले में जो आप ब्रेन ड्रेन कहेंगे, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में काम करते हैं और किसी न किसी कैपेसिटी में वापस आते हैं और वो इस मुल्क को सर्व करते हैं। वो या तो टोटली आ जाता है या किसी ख़ास मौके पे आ जाते हैं, वर्कशॉप्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ में हेल्प आउट करते हैं ज़रूर, और वो ट्रांसलेट होता है आपके सिस्टम की इम्प्रूवमेंट में। सही। सर, अगर ये पैरेलल हम हेल्थ केयर पेशेंट के हवाले से सोचें, उसके ऊपर रिप्लाई करें तो आर यू सेटिस्फाइड सर कि जो पेशेंट केयर यहाँ पे मिल रहा है हमारी केपी में स्पेशली या पाकिस्तान में ओवरऑल, तो अप टू सर्टन लेवल है जो कि लाइक हम प्रेजेंट कर सके दुनिया के सामने? हाँ, देखिए कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और आपके बेंचमार्क्स होते हैं। WHO का बेंचमार्क है कि अच्छे हेल्थ सिस्टम को चलाने के लिए आपका जो जीडीपी का जो है ना, एक ख़ास परसेंटेज आप उसके पे वो करेंगे, खर्च करेंगे। मेरे ख्याल में 5% है, मोर देन दैट, ठीक है ना। और बहुत सारे जो जिन मुल्कों का अच्छा हेल्थ सिस्टम है वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई हो रही है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वी आर कंज्यूमिंग लेस देन 1% ऑफ आवर जीडीपी ऑन हेल्थ सिस्टम। तो सबसे पहले तो ख़राबी यहाँ पे आ जाती है, जब आपके पैसा नहीं होगा तो आप किसी सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू मार्क है या नहीं है, तो मेरे ख्याल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एज होल कंट्री को ले लें या केपी का ले लें, उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो है ना हेल्थ सिस्टम जो है ना, पेशेंट के हवाले से बात करना हो, कोई भी अप टू मार्क नहीं है। मैं किसी उसमें देख रहा था कि इस स्टेटिस्टिक्स में क्या, मेरे ख्याल में हमारे यहाँ अगर बेड्स की एलोकेशन की बात करें तो 1.5 बेड पर 1000 पॉपुलेशन, जो किसी भी स्टैंडर्ड में नहीं है, किसी भी स्टैंडर्ड में नहीं है। इसी तरह अगर पर हेड जो डॉक्टर की जो पॉपुलेशन है उसमें भी जो है ना हमारे डॉक्टर्स बहुत कम है। ठीक है, ग्रूम कर रहे हैं और हमारे वो चीज़ें अच्छी चल रही हैं, लेकिन ये कि अभी तक तो मेरे ख्याल में कोई 3 लाख साढ़े 3 लाख डॉक्टर्स अवेलेबल हैं आपकी कंट्री में, जो करंटली वो जो सर्व कर रहे हैं। तो आपकी मेरे ख्याल में 250 मिलियन पॉपुलेशन हमारी ऊपर हो गई है, उसके लिए जो है कोई रेशियो नहीं बनता है, कोई उसका तुक नहीं बनता है। तो ये तो फ्लॉज हैं हमारे हेल्थ सिस्टम में, और वो ट्रांसफॉर्म होता है आपके पेशेंट्स की तरफ, आपके जो जनरल पॉपुलेशन की तरफ ट्रांसफॉर्म होता है। और सबसे जो बुरी बात हम जो है ना वो है प्राइमरी केयर हमारा नहीं है। हम ज़्यादातर ट्रीटमेंट पे एम्फसाइज करते हैं, सब हमारी तवानाएं ट्रीटमेंट पे होती है और हम प्रिवेंशन पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका हेल्थ केयर सिस्टम जो है प्राइमरी लेवल पे क्या है, और फिर सेकेंडरी लेवल पे, और टर्शी और एक्स्ट्रा टर्शी जो तो बहुत बात की बात है। ज़रूर उस पर पैसा लगाना चाहिए, लेकिन ये कि प्राइमरी से शुरू करके तो उस पर पैसा आपका काम आएगा। हमारा क्या होता है कि हर्निया का मरीज़ होता है, अपेंडिक्स का मरीज़ होता है, वो डिस्ट्रिक्ट से उठ के टीचिंग अस्पताल में आ जाता है टर्शी के लेवल पे,
वहाँ भी इसका ऑपरेशन हो जाता है, फ़ायदा क्या हुआ फिर? एग्जैक्टली सर। जी, इस तरह आते हैं सर, को हार्ट से पेशेंट्स आ जाते हैं अपेंडेक्टमीज के लिए, एलआरएच। तो दिस इज़ द हार्श रियलिटी सर। हुँ। सर एक आखिरी क्वेश्चंस है सर, एक दो। ये बताइएगा सर, विल द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक सर्जरी टेक द फ्यूचर ऑफ डॉक्टर्स, जो जॉब्स के हवाले से अगर मैं कहूँ, क्योंकि फ्यूचर हमारे यहाँ तो खैर लाइक वो कंसेप्ट भी नहीं है, लेकिन बाहर जिस तरह जिस स्पीड से दुनिया आगे बढ़ रही है, क्या समझते हैं सर, रोबोटिक सर्जरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल क्रिएट हिंड्रेंस इन विद द जॉब्स ऑफ डॉक्टर्स? वंस अगेन बहुत ज़्यादा बर्निंग क्वेश्चन इसको मैं कहूँगा कि जी आपकी जॉब चली जाएगी, एआई आ गया है, रोबोट्स आ गए हैं, सारे आ गए। एक सबसे पहले बता दूं कि रोबोटिक सर्जरी की बात करता हूँ, तो ये रोबोटिक सर्जरी नहीं है, रोबोट असिस्टेड सर्जरी है। तो वहाँ पे जो ह्यूमंस की इंपॉर्टेंस है, जो स्किलफुल लोगों की इंपॉर्टेंस है, वो कहीं नहीं गई है। मतलब रोबोट एक टूल है जो आपके काम को आसान कर देता है और वो ट्रांसलेट होता है पेशेंट रिकवरी में, क्विक रिकवरी में, ठीक है। एआई का यही सूरत हाल है। एआई को हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट हमारे उसमें फील्ड्स में। वो पेशेंट की हिस्ट्री से लेके, पेशेंट की एग्जामिनेशन से लेके, पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन से लेके, पेशेंट की ट्रीटमेंट तक, हम सब चीज़ों में उसको इसकी हेल्प कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। इसका ये मतलब कभी नहीं है कि वो आपको रिप्लेस कर देगा और आप जो है ना, छाप बैठा हुआ है, छाप की ज़रूरत नहीं होगी और एआई आके सब कुछ काम करेगा। दुनिया में ऐसा कोई कंसेप्ट है भी नहीं। और ये हाँ, आपका जॉब नेचर चेंज हो जाता है, आपका अप्रोच चेंज हो जाता है आपको, और वो मैं चेंज इन इस सेंस से मैं कहूँगा कि चेंज आसानी आ जाती है आपके पास। तो एआई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। रोबोटिक एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स और वो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा फ्यूचर जो है ना वो एट स्टैक है और जो है ना हम बेरोज़गार हो जाएंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि भाई अभी इस एआई से क्या नुकसान या फ़ायदा क्या हो जाता है। पहले तो ये था कि आपके गांव में स्किल नहीं है, आपको जो है ना शहर में आना पड़ता है, शहर में नहीं है तो आपको दूसरे बड़े शहर में या दूसरे मुल्क में जाना पड़ता है। अब एआई का फ़ायदा ये हुआ कि आप अगर स्किलफुल नहीं है तो एक दूसरा स्किलफुल बंदा जो दूर बैठा हुआ है वो स्किल को परफॉर्म करेगा, आपको रिप्लेस कर देगा। सही सर। ठीक है ना, क्योंकि आपने वो स्किल सीखी नहीं है। जी सर। ठीक है ना, दूर बैठ के उसको फिजिकल प्रेजेंस उसकी ज़रूरी नहीं है, उसको जो है ना जितने भी जो ट्रैवलिंग और उसकी जो है ना वो दिक्कत नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन वो आपको रिप्लेस इसलिए करेगा, वो उसकी स्किल ने आपको रिप्लेस किया, वो मशीन ने आपको रिप्लेस नहीं किया और मशीन ने हेल्प कर दी आपको रिप्लेस करने में, उस बंदे की हेल्प की। तो मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा स्किलफुल होना चाहिए, हमें ज़्यादा नॉलेजेबल होना चाहिए और हम एआई और मॉडर्न टूल्स को यूज़ करके और फ़ायदा उठा सकते तो हैं। इसके साथ एक फेमस कोट है सर कि द एआई वोंट टेक योर जॉब, द पर्सन नोज इट वेल। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। सर एक आपका नाम जब भी बेरियाट्रिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ आता है तो एक तीसरी चीज़ भी है, वो है रिसर्च। कहीं पे भी कोई भी कॉन्फ्रेंस हो सर, आप हमें आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर या फिर मीडिया के ऊपर, बाहर भी जाते हैं, इधर पाकिस्तान में कहीं भी कॉन्फ्रेंस हो रहा हो तो आप हमेशा ज्वाइन भी करते हैं और लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। सर इम्पोर्टेंस कितनी है रिसर्च की सर्जरी साइड पे? ये आपने मेरे दिल की बात की साहब। देखिए, हम ये नहीं चाहते हैं कि मैं खुद या मेरे स्टूडेंट्स या मेरे जूनियर्स वो टेक्नीशियन बन जाएं। ठीक है, आई वांट देम टू बी साइंटिफिक डॉक्टर्स एंड साइंटिफिक सर्जन्स। और साइंटिफिक सर्जन बनने के लिए, साइंटिफिक डॉक्टर बनने के लिए रिसर्च के अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, आप दुनिया के साथ कम्पीट नहीं करेंगे, आप अपने काम को इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं करवाएंगे, आप दूसरे के काम को अपने काम के साथ उसमें इंटरमिंगल नहीं करेंगे और दूसरी की टेक्नोलॉजी को और दूसरे के काम को जो है ना आप यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में तरक्की नहीं कर सकते हैं। और ये सारा काम तब पॉसिबल है जब आप रिसर्च करेंगे। फिर मैं बात करूंगा कि एआई ने और मॉडर्न टूल्स ने हमारे रिसर्च को भी आसान कर दिया है। हम जो है ना बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, थोड़ी सी बात करूं, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, मैं स्टूडेंट कर रहा था, स्टूडेंट था, तो उस वक्त क्या करते थे हम, पता है, डेटाबेस को और डेटा लेने के लिए और लिटरेचर को रिव्यू के क्या करते थे, हम जर्नल को जो है ना ढूंढने पड़ते थे, फिजिकली जाके लाइब्रेरीज में जो है ना सारे टू से लाइब्रेरियंस को रिश्वत दे के जो है ना वहाँ पे जर्नल वो निकालते थे, वो देते भी नहीं थे, जाके फोटोकॉपी करते थे और कितना मुश्किल काम होता था। आजकल वो काम जो है ना आपके लिए बहुत आसान से आ जाता है, एक प्रॉम्प्ट से विदिन अ सेकंड आ जाता है। सही। तो मेरे ख्याल में एआई ने आपके लिए काम आसान कर दिया, ऐसा नहीं कि एआई ने आपका काम ले लिया। सही सर। सर कोई लास्ट मैसेज आप विद इन अ सेंटेंस यंग ग्रेजुएट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे, जब मैंने सर स्टोरी लगाई थी कि सर के साथ पॉडकास्ट हो रहा है, तो द रिस्पॉन्स वाज
वेरी इनॉर्मस काइंड ऑफ सब बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो सब ये भी कह रहे थे कि सर से पूछे कि लाइक एक ऐसी लाइन हमें बता दे जो कि मतलब लोग आपको चाहते हैं सर, इसलिए इस तरह कहते हैं। कोई एक एडवाइस जो आप यंग डॉक्टर्स को देना चाहते हैं? शाह बहुत शुक्रिया, और आपकी मोहब्बत का और आप सब लोगों के मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। देखिए, आप लोग इस प्रोफेशन में आ गए हैं तो इस प्रोफेशन से आपका आखिर तक नाता जो है ना वो आप तोड़ नहीं सकते हैं इससे। और जब कोई काम करना हो तो फिर डट के करें। डट के करने का मतलब ये कि उसको साइंटिफिक प्रिंसिपल पे लेके जाएं, उसको अपने आप को समझाएं खूब इस अपने फील्ड के बारे में, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें और ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए उसको यूज़ करें। और ये जो जितने भी हमने रास्ते बताए, जितने भी हमने जो है ना स्टेप्स बताए, इसको फॉलो करके जाके आप इसको एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए कोई जो है ना बाईपासेस नहीं है कि आप ओवरनाइट एक अच्छा डॉक्टर बन जाएंगे। आप सारे स्टेप्स को जो है ना बाईपास करेंगे तो आप अच्छा डॉक्टर बन जाएंगे। मेरे ख्याल में साइंटिफिक प्रिंसिपल को फॉलो करें और अपने आप को रिसर्चर बनाएं और अपने काम में आखिरी हद तक दिल लगाएं। तो मेरे ख्याल में देयर इज़ नो रीज़न। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैं दुनिया में घूम चुका हूँ, मेरे लिए खुशी होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ इंटरनेशनल फोरम्स पे भी, लोकल फोरम्स पे भी अच्छा परफॉर्म करते हुए, और टैलेंट वाइज, कैपेबिलिटीज़ वाइज और बाकी चीज़ों वाइज जो है ना हमारे स्टूडेंट्स किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट से कम नहीं है, बता दूँ। रादर मैं कहता हूँ कि बहुत सारे नेशन से हम अच्छे हैं और हार्ड वर्कर भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन ये कि वही आपकी वाली बात कि थोड़ा सा हमें मौका अच्छा कम मिला है। इस मौके को हम खुद इस कमी को पूरा करेंगे और इस जो हमारी जो है ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर में या हमारे सिस्टम में जो कमी है उसको अपने तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनने देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर टाइम देने के लिए। थैंक यू शाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। So this concludes the very first episode of the Celebrity Doctors जो series है हमारा। You guys all heard the Professor Dr. Zareen साहब। सर का कहना है, और like this is a very common topic to discuss। बेरियाट्रिक सर्जरी जो है या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये कोई फैशन के लिए नहीं है जो इस तरह आजकल ट्रेंड जा रहा है। सर ने कॉम्प्लिकेशंस की भी बात की, लेकिन पैरेलली देखें तो इस सर्जरी की जितनी इम्पोर्टेंस है या इस प्रोसीजर के जितने आउटकम्स होंगे लाइक सक्सेसफुल वाइज, अगर ये सक्सेस होती है तो आपकी बॉडी में अगर ऑर्गेनिक इश्यूज है, कोमॉर्ब्स है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, स्लीप एपनिया है, इनफर्टिलिटी है, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस कम हो जाते हैं उन चीजों की, और लाइक आप एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी बेरियाट्रिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। सर के अपनी पर्सनल व्यूज हमने सुने सर की जर्नी के हवाले से। सेम सर ने बात की यंग यूथ के लिए, यंग डॉक्टर्स के लिए, हमारे हेल्थ केयर के ऊपर, और सर ने पैरेलली रिसर्च के इम्पोर्टेंस के हवाले से बात की। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरी, द आर्ट एंड साइंस जो हमने सुनी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जरीन साहब की जुबानी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।